कई बार विल का परिचय कराना, इच्छा का परिचय कराना भी बड़ी बात होती है। इसी प्रकार से जीएसटी, चिदम्बरम साहब से लेके प्रणब मुखर्जी साहब सब बात तो करते थे, अच्छी अच्छी अंग्रेजी में बोलते थे, परंतु किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी। मोदी जी ने केंद्र का राज्य का फर्क भूलकर कि फेडरल स्ट्रक्चर है, हम एक टीम है, काफी ऐसी चीजें थी जो राज्यों में अविश्वास पैदा करती थी, उसको हटा दिया और जीएसटी को सर्वानुमत से, और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं इक्का दुक्का चीज छोड़कर जीएसटी काउंसिल में एक भी फैसला बहुमत से नहीं लिया गया है, सर्वानुमत से लिया गया है, जबकि जीएसटी काउंसिल में सभी दल की सरकारों के वित्त मंत्री हैं। 3 तलाक का उन्मूलन, किसी में हिम्मत नहीं थी। शाहबानू के केस को रिवर्ट करना पड़ा था, कानून को बदलना पड़ा, राजीव गांधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदला, उनको बदलना पड़ा था। 1 रैंक 1 पेंशन, कोई हिम्मत नहीं करता था। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का नया कंसेप्ट डिफेंस के क्षेत्र में, कोई हिम्मत नहीं करता था। सर्जिकल और स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का सवाल ही पैदा नहीं होता था, हम चुप हो जाते एक आध दो निवेदन कर कर। आज सबको मालूम है कि भारत की सीमाओं के साथ कोई छेड़खानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। धारा 370, 35 से सबको मालूम था कि टेम्पररी था, अब इसकी जरूरत नहीं है, कोई छूने की हिम्मत नहीं करता था। इसी प्रकार से हमारी संस्कृति को लोगों तक पहुंचा, दुनिया तक। योग दिवस कितना बड़ा फैसला है, यूएन जनरल असेंबली ने इसको स्वीकार किया, योग दिवस को, बहुत बड़ी बात है। भारतीय संस्कृति का इतना बड़ा एक्नॉलेजमेंट शायद ही कभी हुआ होगा। पेरिस समझौता, बड़े बड़े देश ये लक्ष्य को घोषित करने के लिए, प्राप्त करने की बात छोड़ो, घोषित करने के लिए झिझकते थे। मोदी जी ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को रोकना है तो यही एक रास्ता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस और ढेर सारे ऐसे फैसले उन्होंने जो लिए, वो मैं मानता हूं नई शिक्षा नीति, और ढेर सारे फैसले। आर्थिक सुधार का तो एक पूरा इंटरव्यू आर्थिक सुधार पर हो सकता है, इतने सारे आर्थिक सुधार उन्होंने किए। तो ये मजबूत इच्छा शक्ति वाले प्रधानमंत्री के अलावे ये हो नहीं सकता है। तो मुझे लगता है कि वो इसलिए हो रहा है कि उनका लक्ष्य सत्ता में बने रहना नहीं है, उनका लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकार चलाना नहीं है, उनका लक्ष्य देश के लिए सरकार चलाना है, देश के गरीबों के लिए सरकार चलाना है। लेकिन ये विश्वास कहाँ से आता है कि हम जो भी फैसला लेंगे, चाहे जितना कड़ा हो, चाहे जितना जोखिम वाला हो, देश की जनता उसको स्वीकार कर लेगी? वो इसलिए आता है कि इसमें कोई निजी स्वार्थ नहीं है, ना दलगत स्वार्थ है, ना व्यक्तिगत स्वार्थ है। अगर दलगत स्वार्थ होता है तो विश्वास की कमी होती है, व्यक्तिगत स्वार्थ होता है तो और विश्वास की कमी होती है। पर जब आप शुद्ध रूप से जनता के हित में ही सोचते हो तो मैं मानता हूं कि ये विश्वास अपने आप इसमें से ही बनता है। अभी प्रधानमंत्री ने ओपन मैगजीन है, अंग्रेजी की एक पत्रिका है, उसके इंटरव्यू में कहा कि उनकी प्रवृत्ति आध्यात्मिक थी। तो ये अध्यात्म से सत्ता की राजनीति, इसका तालमेल कैसे बिठाया उन्होंने? क्योंकि आपने बहुत करीब से देखा, आप ही बता सकते हैं। देखिए, मैं दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर नहीं देखता। अध्यात्म के 2 रास्ते हैं, एक आत्मा का कल्याण करना और दूसरा जनता समर्थ के कल्याण के लिए पुरुषार्थ करना। अध्यात्म के रास्ते पर जाने वाले भी वही करते हैं, मोदी जी भी आज वही कर रहे हैं। आप देखिए, देश के 60 करोड़ गरीबों को कई सारे वादे किए गए, मगर 70 साल तक उनके जीवन में गुणात्मक परिवर्तन कभी नहीं आया था। गरीब कल्याण की बातें सबने की, गरीबी हटाओ की बातें के नारे भी लगे, मगर हुआ कभी नहीं था। आज मैं इतना कह सकता हूँ, 11 करोड़ गरीबों के घर से धुआं गायब है। गैस का सिलेंडर वो गरीब महिला के घर में पहुंच गया है। लगभग 11 करोड़ शौचालय इस देश में बन चुके हैं, जिसमें से 9 करोड़ से ज्यादा उपयोग में है। तो वो 9 करोड़ परिवारों की महिलाएं आज शर्मसार नहीं है, सम्मान के साथ जीवन जी रही हैं। उनको भी होता है कि इस देश में मेरी हिस्सेदारी है, मेरी कोई चिंता कर रहा है। हर घर में नल का पानी पहुंचाने का काम हम शुरू करें। 8 करोड़ घरों में पानी पहुंचा, लगभग 2 करोड़ घरों में पहुंचने का काम हो गया। तो बहुत बड़ी बात है। 18,000 गांव, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली
तब वहाँ बिजली का खंभा तक नहीं था। 18,000 गांव आज़ादी के 70 साल के बाद बिजली से अछूते थे, और घर तो करोड़ों घर। आज वो 18,000 गांवों में बिजली पहुंच गई है, और उसके साथ 4 करोड़ घरों में बिजली पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाप्त कर दिया। लगभग 11 करोड़ किसानों को सालाना 6,000 रुपया मिल रहा है, और 1.5 लाख करोड़ रुपया एक साल के अंदर किसानों को पहुंचे। 1.5 लाख करोड़ रुपया। कभी यूपीए सरकार ने 60,000 करोड़ का ऋण माफ कर बहुत बड़ा काम किया था, ऐसा बताते थे। कहते हैं उसी से चुनाव 60,000 करोड़ तो बैंक में ही वापिस आ गए, किसान को कुछ नहीं मिला, क्योंकि ये तो बैंक का ऋण माफ हो गया। तो बैंक में ये 1.5 लाख करोड़ रुपया सीधा किसान को मिला है, जिसे इसको बैंक से ऋण ही नहीं लेना। जो 1.5 एकड़ 2 एकड़ के खेत है, जो हमारे बहुत सारे प्रदेश में एवरेज जोत इतनी ही है, उसका तीनों खेती का खर्चा ही 6,000 होता है, तब उसको ऋण ही नहीं लेना पड़ता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसको कोई अलग तरीके से देखता नहीं है। एक और ऋण माफ करने की पॉलिसी लाना, और दूसरी ओर किसान को ऋण न लेना पड़े ऐसी स्थिति में ले जाना। वो 60,000 करोड़ का ऋण माफ किया था आपने, 60,000 करोड़ बैंकों में आ गए। हमने 1.5 लाख करोड़ दिया जो किसान के पास गए, और किसान ऋण मुक्त हो गया। मैं मानता हूं ये यूनिक विचार है। इसी प्रकार से आज घर में अकाउंट न हो ऐसा कोई घर देश भर में नहीं। लगभग ढेर सारे लोग ऐसे थे जिनके 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके परिवार में एक भी अकाउंट नहीं था। आज जनधन के माध्यम से उनको अकाउंट मिल गया। डीबीटी डायरेक्ट जाता है, कोई बिचौलिया नहीं है, कोई इनका पैसा खाता नहीं है। चाहे वृद्ध का पेंशन हो, वृद्धावस्था का पेंशन हो, चाहे विधवा का हो, चाहे बच्ची का वजीफा हो, सीधा पहुंच रहा है। इसी प्रकार से 5 लाख तक का आयुष्मान भारत योजना की स्कीम 60 करोड़ लोगों को मिली है। 60 करोड़ लोग आश्वस्त है, घर में कोई भी आपत्ति आ जाए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। 5 लाख तक मोदी कार्ड को स्वैप करेंगे और हम हमारा इलाज करा देंगे। दुनिया में कोई नहीं सोच सकता 130 करोड़ के देश को मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी। बाकी सारे कंपैरिजन करते हैं अंग्रेजी अखबारों में लिखकर, उनको मालूम नहीं है कि अमेरिका का आबादी उत्तर प्रदेश जितना है और 130 करोड़ का देश, 130 करोड़ लोगों को मुफ्त वैक्सीनेशन दे। बहुत साहसी फैसला है। 43 करोड़ बैंक खाते खुल गए और 80 करोड़ लोगों को कोरोना में हमने मुफ्त राशन देने का काम किया। 80 करोड़ लोगों को 1 साल तक, 1.5 साल तक मुफ्त राशन दिया है। उसका बड़ा असर है लोगों पर। और मैं इसको असर से थोड़ा ऊपर जाकर सोचता हूँ, ये प्रधानमंत्री जी की सरकार की संवेदनशीलता है जो ये योजनाएं बनाती है। हम योजनाओं के अंदर उसका स्केल और साइज दोनों को बदले हैं। पहले होता था इतने घर बनाएंगे, अब हम कहते हैं कि सबको घर मिलेगा। पहले इतने घर में विद्युत पहुंचेगी, बिजली पहुंचेगी, अब कहते हैं कि सबके घर पहुंचाना है। पहले इतने शौचालय बनाएंगे, अब सब शौचालय सबके घर में पहुंचा। पहले गैस इतने देंगे, अब सबके घर में गैस। तो एक स्केल बदलने का काम किया, और ये स्केल बदलते ही 60 करोड़ लोग जो अपने आप को आजादी के साथ ना जोड़ते थे, ना लोकतंत्र के साथ जोड़ते थे, ना देश के अर्थतंत्र के साथ अपने आप को, क्योंकि वो तो बेनिफिशियरी था ही नहीं बेचारा। आज वो 60 करोड़ लोगों में एक आत्मविश्वास जगा है कि नहीं, ये देश की विकास में मेरा भागीदारी है, देश मेरा सोचता है, और ये 60 करोड़ लोगों की एक नई ऊर्जा देश के विकास के अंदर जुड़ी है। मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। लोकतंत्र का अर्थ क्या है? समविकास करना, यही लोकतंत्र है। सर्वसमावेशक, सर्वस्पर्शीय विकास करना, यही लोकतंत्र है। और सबको देश के भले के लिए जोड़ना, यही लोकतंत्र है। तो अल्टीमेटली जो क्रिटिक है वो बोलेंगे, मगर मैं मानता हूं कि उन्होंने वही रास्ते पर नरेंद्र भाई आज भी है, जो कहते हैं कि आध्यात्म के रास्ते से वापिस आकर सत्ता की राजनीति में आए। जरिया बदला है, लक्ष्य वही है।